लिविंग थिंग्स को सांस लेने की आवश्यकता क्यों होती है? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो सांस क्यों फूलती है? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सांस लेने का तरीका एक जैसा होता है? ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब आज हमें मिलेंगे रेस्पिरेशन लेसन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन प्लान कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम टॉपिक रेस्पिरेशन एंड उसके टाइप्स को समझेंगे। फिर हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स से समझेंगे कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। देन हम ह्यूमन रेस्पिरेशन समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अदर एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। फाइनली हम समझेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स बिगिन। हमने पहले डिस्कस किया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स यानी सेल्स से बने हैं। हर एक सेल कुछ फंक्शंस जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन करता है और इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में हर वक्त चाहिए होती है, चाहे हम खा रहे हो, सो रहे हो या स्टडी कर रहे हो। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं फूड से एनर्जी लेने के लिए। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स और सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। सेल्स में ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। फूड का ब्रेकडाउन के प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है। सेल्स में फूड यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है। इस ब्रेक डाउन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के साथ होता है तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड यानी ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करना भी पॉसिबल है। इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो एयर के एब्सेंस में सरवाइव कर सकते हैं। यीस्ट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के खाना डाइजेस्ट करते हैं, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो इनसे अल्कोहल बनता है। यीस्ट के इसी क्वालिटी को इस्तेमाल करके वाइन और बियर बनती है। इसलिए यीस्ट्स वाइन और बियर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यीस्ट के जैसे ही हमारे मसल सेल्स एनारोबिकली सांस ले सकते हैं जब थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो। जब हम हैवी एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग या वेट लिफ्टिंग करते हैं तब एनर्जी डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है। तब मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि हैवी एक्सरसाइज के बाद आपको मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं? ये क्रैम्प्स मसल सेल्स के एनारोबिकली रेस्पायर करने से होता है। ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और इसके अक्यूमुलेट होने से मसल क्रैम्प्स होता है। हॉट वाटर बाथ या मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और इसे मसल सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है और मसल क्रैम्प्स से रिलीफ मिलता है।
अब रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट 1। अपने नाक और मुंह को बंद करके कुछ समय तक देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। आप कितने समय तक अपने नाक और मुंह बंद करके रख सकते हैं? आपने जो समय तक सांस रोक कर रखा है उससे नोट कीजिए। अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब आप जान चुके हैं कि सांस के बिना आप लंबे समय तक नहीं जी सकते। सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन से भरपूर हवा को अंदर लेना और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर निकालना। हमें हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती रहती है, इसलिए सांस लेना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती है। 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं, इसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। सांस लेना और छोड़ना लगातार होता है। एक सांस मतलब एक ऑक्सीजन को अंदर लेना और एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये हमेशा सेम रहता है या बॉडी की ऑक्सीजन की जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है? चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट 2। अक्सर हमें ये पता नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्राई करें तो हम अपना ब्रीदिंग रेट काउंट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप नॉर्मल सांस लेते हुए धीरे से गिन सकते हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आप ये भी ऑब्जर्व करें कि आपको सांस लेते हुए और छोड़ते हुए सेम नंबर ऑफ टाइम्स मिलते हैं क्या। अब वीडियो पॉज करें एंड बाहर जाकर तेज वॉक या रनिंग करके आइए। फिर अपना ब्रीदिंग रेट काउंट कीजिए। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से ब्रीदिंग रेट काउंट कीजिए। अपने फाइंडिंग्स नोट कीजिए। आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। इसका ये भी मतलब है कि जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तब हम ज्यादा सांस लेते हैं। इससे हमारे सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। इससे खाने की चीजों को तोड़ने की स्पीड बढ़ती है और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें फिजिकल एक्टिविटी के बाद भूख लगती है। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। अब है एक क्विज टाइम। मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। आंसर्स में आपको पिक्चर्स खत्म होने के बाद शेयर करूंगा। तो चलो चेक करते हैं आप में से कितने लोगों ने सही गैस किया है। जब हम आराम करते हैं तो हम सांस को 15 से 18 बार लेते हैं, लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी ब्रीदिंग रेट 25 बार तक बढ़ जाती है। जब हम स्टडी करते हैं या हल्का काम करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट 15 से 25 के बीच रहती है। एक्सरसाइज करते वक्त हम ना ही सिर्फ जल्दी सांस लेते हैं बल्कि गहरी सांस भी लेते हैं, जिससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन समझने के लिए हमें ब्रीदिंग यानी सांस लेने के तरीके को समझना पड़ेगा। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उससे इनहेल कहते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उससे एक्सहेल कहते हैं। हम नॉर्मली एयर अपनी नाक से अंदर लेते हैं। एयर नाक से लंग्स तक पहुंचती है,
लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। चेस्ट कैविटी के अंदर रिब्स और डायफ्राम भी होता है। जब हम अंदर सांस लेते हैं तब रिब्स बाहर और ऊपर की तरफ जाता है एंड डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। इससे चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है और लंग्स में एयर भर जाती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब रिब्स अंदर की तरफ और डायफ्राम अपने पहले पोजीशन पर आ जाता है। इससे चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और लंग्स से एयर बाहर निकलती है। हम इसे आसानी से फील कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने हाथ को हल्के से अपने पेट पर रखो और सांस लेते वक्त पेट में रिब्स के मूवमेंट को फील करो। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट 3। इस एक्सपेरिमेंट में हम अपने क्लासमेट्स के साथ अपने चेस्ट का साइज मेजर करेंगे। तो पहले आप एक मेजरिंग टेप ले लो। ये टेप आपको जनरल स्टोर की दुकान में मिल जाएगा। अब आप नॉर्मल चेस्ट का साइज मेजर करो और टेबल में रिकॉर्ड करो। फिर सांस अंदर खींचे। अब वापस चेस्ट का साइज मेजर करो। ऐसा सब क्लासमेट्स के साथ आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सबसे ज्यादा चेस्ट एक्सपैंड कर पाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि चेस्ट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ सकता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट 4। अब एक सिंपल मॉडल तैयार करते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए। उसके लिए एक प्लास्टिक बॉटल और वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब ले लीजिए। अब दो डिफ्लेटेड बलून्स को ट्यूब के दोनों एंड्स पे फिक्स करो। फिर ट्यूब को बॉटल के कैप से निकलने के लिए एक रास्ता बनाओ। बॉटल को एयर टाइट करो और बॉटल के बेस पर एक रबर या प्लास्टिक शीट लगा दो। अब शीट को नीचे खींचो और बलून्स को देखो। फिर शीट को ऊपर ढकेलो और बलून्स को देखो। क्या तुमने बलून्स के अंदर कोई चेंजेस देखे? इस मॉडल में बलून्स लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और शीट डायाफ्राम को। अब तुम समझ गए हो कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब हम समझते कि हम एक्सहेल और इनहेल के प्रोसेस में कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में बाहर निकालते हैं और कितनी क्वांटिटी में अंदर लेते हैं। जब हम एयर अंदर लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन होता है एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इन शॉर्ट हम ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इससे एक हमारा डाउट और क्लियर होता है। हम सिर्फ खाली ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लेते हैं एंड ना ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट 5। इस एक्सपेरिमेंट से हम चेक करेंगे कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब या एक प्लास्टिक बॉटल लो। उसके ढक्कन में एक होल बनाकर बॉटल में फिक्स कर दो। अब टेस्ट ट्यूब में फ्रेश लाइम वाटर यानी नींबू पानी डाल दो। ढक्कन के होल से प्लास्टिक का स्ट्रॉ इंसर्ट करो और उसको टेस्ट ट्यूब में डालो इतना कि वो नींबू पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ से आप ब्लो करो। क्या नींबू पानी का अपीयरेंस में कोई बदलाव आया है? आप देख पाएंगे कि नींबू पानी का कलर मिल्की हो गया है। लास्ट लेसन से हमने सीखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सो हम कह सकते हैं कि वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बच्चों, इस टॉपिक के साथ मैं आपको दो और चीज बताना चाहता हूं। पहला, सिगरेट्स, हुक्का,
तंबाकू यानी टोबैको स्मोक करने से लंग्स को नुकसान पहुंचता है। स्मोकिंग के साथ कैंसर, जो कि एक डेडली डिजीज है, उसके होने का भी खतरा होता है। इसलिए स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, आप ये मैसेज अपने घर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना। दूसरा, आपके आसपास की हवा में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स जैसे धुआं, धूल, पॉलन्स वगैरह से भरा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स हमारे नाक के बालों में अटक जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये पार्टिकल्स नाक के बालों से निकलकर अंदर जा सकते हैं। इससे हमारी नाक की लाइनिंग खराब हो सकती है, जिससे हमें छींक भी आती है। छींक आने से हम अपने बॉडी से बाहर के पार्टिकल्स को निकालते हैं और साफ हवा को अंदर लेते हैं। ध्यान रखना है कि जब आप छींक रहे होते हैं तो अपना नाक अपने हाथ या टिश्यू से ढक ले, ताकि जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। अब बच्चों, आप लोगों के लिए एक हेल्थी टिप। दिन में कुछ समय प्राणायाम करने से हमारी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इससे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। चलो बच्चों, होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ऐसे कई एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट, टाइगर, काऊ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, जिनके ह्यूमंस की तरह लंग्स होते हैं। तो उनका रेस्पिरेशन कॉमनली ह्यूमंस की तरह होता है। लेकिन कुछ दूसरे एनिमल्स भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। चलिए उनके बारे में पता लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इंसेक्ट, कॉकरोच। कॉकरोच के बॉडी के दोनों तरफ छोटे होल्स यानी छेद होते हैं। और दूसरे कुछ इंसेक्ट्स में भी ऐसे ही छेद होते हैं। इन छेदों को स्पाइराकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स के बॉडी में गैस एक्सचेंज के लिए ट्रकिया नाम की एयर की नलियां होती है। ऑक्सीजन से भरी हवा स्पाइराकल्स के जरिए ट्रकिया में जाती है, जहां से बॉडी टिश्यू में जाकर हर सेल तक पहुंचती है। कॉन्वर्सली, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ट्रकिया में जाता है और स्पाइराकल्स से बाहर निकलता है। ये हवा की नलियां सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाई जाती है। अब बात करते हैं फार्मर फ्रेंड यानी अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेता है। अर्थवॉर्म की स्किन गीली और सॉफ्ट होती है, जिससे गैस आसानी से गुजर जाती है। सिमिलरली, फ्रॉग भी इंसान की तरह लंग्स रखते हैं, लेकिन उनकी स्किन भी गीली और सॉफ्ट होती है, जिसे वो सांस ले सकते हैं। ये तो हो गया इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स के सांस लेने का तरीका। लेकिन फिश कैसे सांस लेती है, चलो डिस्कस करते हैं। जैसे आप अपनी नोज और माउथ से सांस लेते हो, वैसे ही फिश अपनी गिल्स से सांस लेती है। गिल्स पानी में से ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं और उससे अपने बॉडी में भेजते हैं। गिल्स स्किन के एक्सटेंशंस होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि गिल्स सांस लेने में कैसे मदद करते हैं। गिल्स में खून की नस होती है जो गैस एक्सचेंज करने में मदद करती है। तो फिश का रेस्पिरेशन भी हमने समझ लिया। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स भी जीते हैं और उनके लिए सांस लेना भी जरूरी है। प्लांट्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उनके अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि दूसरे एनिमल्स में होता है। प्लांट्स का हर हिस्सा अपने आप ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करता है।
आपने पहले पढ़ा है कि प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, जिन्हें स्टमटा कहते हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बच्चों, एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में फर्क होता है। दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्पिरेशन से आप ग्लूकोज यानी फूड को ब्रेक करते हो एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आप फूड को प्रोड्यूस करते हो। इसीलिए प्लांट्स टेक ऑक्सीजन and release carbon dioxide during respiration and plants take carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. प्लांट्स के लिविंग सेल्स की तरह प्लांट्स के रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसे वो एनर्जी जनरेट कर सके। प्लांट्स के रूट्स हवा को उस जगह से लेते हैं जहां सॉइल यानी मिट्टी में खाली जगह होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पॉटेड प्लांट को अगर ज्यादा पानी दिया जाए तो क्या होगा? अगर आप प्लॉटेड प्लांट को ज्यादा पानी दोगे तो वो मर जाएगा, बिकॉज रूट सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा फॉर रेस्पिरेशन। तो बच्चों, हमारा लेसन रेस्पिरेशन यही खत्म हुआ। मेरा बिलीफ है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हमारा लेसन यही एंड होता है। आप वीडियो पॉज करके समरी एंड की वर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम कलम टीम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज।